बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स का, और वो है फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी वो हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ठीक है, हम नेक्स्ट जो टॉपिक लेके आएंगे वो आएंगे इंथैल्पी का, एंड नेक्स्ट वन द लिमिट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, या लिमिटेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। कुछ चीजें रह गई थी थर्मोडायनेमिक्स में जो उसने एक्सप्लेन नहीं की थी, वो हम उसके अंदर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स को बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड नॉट बी क्रिएटेड, बट इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। अब अ, ज्यादातर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टोटल एनर्जी रिमेन्स क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। अब इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है? डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। इसमें डेल्टा यू क्या है? इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। डेल्टा क्यू क्या है? हीट गिवन टू द सिस्टम। और डेल्टा डब्ल्यू क्या है? वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब इसमें डेल्टा क्यू यानी कि हीट के बारे में हमने पूरा एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको ये हीट के बारे में जानना है तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है। डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन, इससे जो लास्ट वाली वीडियो थी वो वर्क डन पे ही थी, कि वर्क डन कैसा होगा आइसोथर्मल प्रोसेस में, वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, एक्स्ट्रा वो सारा कुछ उसके अंदर डिटेल में मुझे। एक चीज है जो हमने डिस्कस नहीं की अभी तक, वो है डेल्टा यू, जो कि है हमारे पास इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब इंटरनल एनर्जी क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं सबसे पहले। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि हीट गिवन बाय द सिस्टम ऑलवेज नेगेटिव, हीट गिवन टू द सिस्टम इज ऑलवेज पॉजिटिव। सिमिलरली वर्क डन बाय द सिस्टम वो क्या होगा? नेगेटिव होगा, जबकि वर्क डन टू द सिस्टम वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब जान लेते हैं कि इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या चीज है। इंटरनल एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी है जो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी होती है। वो क्या होती है? मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, या एटम की एनर्जी होती है, या आयंस की, या इलेक्ट्रॉन्स की, या न्यूट्रॉन्स की, एक्सेट्रा। यानी कि जितने भी स्मॉल पार्टिकल्स हैं, क्वांटम लेवल की जो एनर्जी होगी उसे हम क्या कहेंगे? इंटरनल एनर्जी कहेंगे। यानी कि इंटरनल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन एक्सेट्रा। यानी कि टोटल एनर्जी, बेसिकली हमें पता है किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी के प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी बॉडी के मोशन की वजह से होती है। पोटेंशियल एनर्जी उसके आप कह लें कि कुछ जब ग्रेविटेशनल फील्ड लगती है उसके ऊपर इलास्टिक फील्ड लगती है, देन पोटेंशियल एनर्जी आती है बॉडी में। और इंटरनल एनर्जी बेसिकली उसके मॉलिक्यूल्स की होती है। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? बॉडी के आप कह लें कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी एनर्जी है वो क्या होती है? इंटरनल एनर्जी होती है। अब सपोज करें कि एक सिस्टम हमारे पास रेस्ट पे है। अब जब रेस्ट पे है तो इसका मतलब है कि एक्सटर्नल फील्ड, यानी कि वो क्या होगी? सारी एब्सेंस होगी। जब तो टोटल एनर्जी फिर किसके बराबर होगी? फिर इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। फिर उसमें काइनेटिक एनर्जी प्लस एनर्जी जीरो हो जाएगी, और टोटल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? इंटरनल एनर्जी के। अब हमारे पास इंटरनल एनर्जी वो आप कह लें कि वो किसके बराबर है? यू किसके बराबर है हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेटिंग मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, एंड काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेटरी मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, प्लस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एटम एंड मॉलिक्यूल्स, यानी कि एटम और मॉलिक्यूल्स की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी। फिर सिमिलरली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी। फिर बाइंडिंग एनर्जी प्लस सोन। इतने ज्यादा इसके अंदर एनर्जी है कि हम एनर्जी को कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। जब इतनी ज्यादा एनर्जी है, जब इतनी ज्यादा एनर्जी है तो इसका मतलब है कि हम इंटरनल एनर्जी की वैल्यूज को कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। इंटरनल एनर्जी की वैल्यूज को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो जब वैल्यूज को कैलकुलेट नहीं कर सकते तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो आप लिख लें। वो पहला ये है कि इट कैन नेवर बी कैलकुलेटेड, इसकी वैल्यूज को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो फिर किसको कैलकुलेट कर सकते हैं?
ओनली चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड, यानी कि सिर्फ चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अकेली जो आप कह लें कि इंटरनल एनर्जी है उसकी वैल्यूज को कैलकुलेट नहीं कर सकते। इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती है? जो डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ द मैटर पे। जो डिपेंड करती है किस पे? क्वांटिटी ऑफ द मैटर पे। इट इज द स्टेट वेरिएबल। ये एक स्टेट वेरिएबल है। स्टेट वेरिएबल अब क्या होता है? विच डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। और ये पे किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा ओनली इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, यानी कि डेल्टा यू इज इक्वल टू यू एफ माइनस यू आई। इन साइक्लिंग प्रोसेस डेल्टा यू इज इक्वल टू द जीरो। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ वी कैन कैलकुलेट द डेल्टा यू। हम डेल्टा यू की वैल्यूज को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? एक तो हमने ये फार्मूला पढ़ा था, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। एक तो इस फार्मूला की मदद से हम डेल्टा यू की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आपने याद रखना है, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। अब ये गैसेस के लिए डेल्टा यू की वैल्यू को हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह इसे डी यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डी यू इक्वल टू एन सी डी टी। इसमें एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। सी क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और डी टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। अब इसमें दो तरह का हो सकते हैं, या तो जब प्रेशर कांस्टेंट होगा देन वैल्यू क्या होगी डेल्टा यू की? एन सी पी डेल्टा टी। और वॉल्यूम जब कांस्टेंट होगा तो देन क्या होगी वैल्यू डेल्टा यू की? एन सी वी डी टी। अब इसमें सी वी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम एक फार्मूला लगाते हैं, वो है एफ बाई टू आर। यानी कि अगर हम सी वी की वैल्यू नहीं पता तो हम इस फार्मूला की मदद से वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे इसमें डिग्री ऑफ द फ्रीडम, अब डिग्री ऑफ द फ्रीडम डिफरेंट होते हैं। यानी कि अगर हमारे पास सपोज करें कि मोनोटॉमिक गैसेज हैं, तो उसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास थ्री। वो क्या होगी? थ्री। मोनोटॉमिक गैसेज मीन्स हीलियम है हमारे पास, सीनोन है, ये हमारे पास मोनोटॉमिक गैसेज है। जबकि डाइटोमिक गैसेज में डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू होगी फाइव, यानी कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। और पॉलीटॉमिक गैसेज में डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो वैल्यू होगी वो होगी सिक्स, यानी कि ओजोन, तीसरा। वो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ की वैल्यू डिफरेंट होगी। जबकि आर की जो वैल्यू है हमारे पास वो जनरल गैस कांस्टेंट है, और वो किसके बराबर होती है? 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। यानी कि अगर जॉल में वैल्यू हो तो हम लिखेंगे आर इज इक्वल टू 8.314। लेकिन अगर कैलोरीज में वैल्यू हमारे पास हमने फाइंड आउट करनी है तो आर की वैल्यू क्या होगी? 2 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। जबकि यहाँ से अगर आप सी पी की वैल्यू निकालना, यहाँ पे पी आएगा, सी पी की वैल्यू निकालना चाहें तो किसके बराबर आएगा? सी वी प्लस आर के बराबर आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक दुआ में याद रखिए।